26.1 परिचय। मास मीडिया शब्द का तात्पर्य समाचार पत्रों, रेडियो, फिल्मों और टीवी जैसे संचार के तरीकों से है जो बहुत से लोगों तक पहुंचते हैं और उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, फिल्में और इंटरनेट जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि विकासशील देशों में बड़े शहरों के बाहर कई स्थानों पर इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंचा है। समाचार पत्र और टीवी जैसे पारंपरिक मीडिया अभी भी अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। संचार के अन्य रूपों के विपरीत, ये माध्यम मनोरंजन या शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और एक साथ कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। मीडिया आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। विशेष रूप से इंटरनेट दुनिया भर में त्वरित संचार की अनुमति देता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के मिश्रण ने जीवन के कई पहलुओं, विशेषकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। यह इकाई कवर करेगी कि समय के साथ मास मीडिया कैसे बदल गया है, खासकर वैश्वीकरण और इंटरनेट के साथ, और इसका अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर प्रभाव पड़ा है। 26.2 मास मीडिया का विकास। पूरे इतिहास में संचार मौखिक भाषा से लेखन और चित्रों तक विकसित हुआ है, जिससे लंबी दूरी पर व्यापार और धन के आदान प्रदान में मदद मिली है। 15वीं शताब्दी में आविष्कार की गई मुद्रण ने दुनिया भर में संचार में क्रांति ला दी। इसकी शुरुआत वर्णमाला छापने से हुई और तब से यह सूचना, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करने के लिए विकसित हो गया है। सदियों से प्रिंट मीडिया समाचार और सूचना फैलाता रहा है। 19वीं सदी में यांत्रिक शक्ति और 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक टाइपसेटिंग की शुरुआत के साथ समय के साथ मुद्रण तकनीक में सुधार हुआ। अब हमारे पास डिजिटल टाइपसेटिंग है, जो मुद्रण का सबसे उन्नत रूप है। 19वीं सदी के मध्य तक समाचार पत्र लोगों द्वारा जानकारी साझा करने और प्राप्त करने का मुख्य माध्यम बन गए। 1844 में टेलीग्राफ के आविष्कार ने प्रिंट मीडिया के काम करने के तरीके को बदल दिया। इस नई तकनीक ने कुछ ही मिनटों में समाचार साझा करना संभव बना दिया, जिससे रिपोर्टिंग तेज और अधिक प्रासंगिक हो गई। इस समय पूरे विश्व में समाचार पत्रों का आगमन हो रहा था। 1920 के दशक में प्रसारण रेडियो मीडिया जगत में एक बड़ी चीज बन गया। फोनोग्राफ, फोटोग्राफी और सिनेमा जैसे नए आविष्कारों ने छवियों को अधिक लोगों तक तेजी से और शक्तिशाली ढंग से पहुंचने की अनुमति दी। टेलीफोन, रेडियो और टीवी ने लोगों के बड़े समूह के साथ जानकारी साझा करना और भी आसान बना दिया है। टेलीग्राफी और वायरलेस तकनीक में रिकॉर्डिंग और विकास ने मौखिक संचार को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। टेलीफोन टेलीग्राफ से एक बड़ा कदम था क्योंकि इसने सीधे मौखिक संचार की अनुमति दी थी। वायरलेस प्रसारण भी एक गेम चेंजर था, जिससे लोगों को एक साथ कई अन्य लोगों के साथ संवाद करने की सुविधा मिलती थी, अगर उनके पास सही उपकरण होते। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक भाषण और संगीत का वायरलेस प्रसारण व्यापक था और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, जो तात्कालिकता और फुर्सत के समय में मुद्रित समाचार पत्रों को चुनौती देता था। मास मीडिया शब्द 1920 के दशक में राष्ट्रव्यापी रेडियो नेटवर्क और व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के उदय के साथ आया था। जनसंचार माध्यमों के दर्शकों को कुछ विशेषताओं के साथ एक जन समाज के गठन के रूप में देखा गया, जैसे दूसरों से कटा हुआ महसूस करना, जिसने उन्हें विज्ञापन और प्रचार के प्रति संवेदनशील बना दिया। इस दौरान एक और बड़ा माध्यम सिनेमा था। 1930 के दशक में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिल्म विश्व स्तर पर प्रचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण थी। 1930 के दशक तक रेडियो और सिनेमा दोनों ही प्रिंट मीडिया पर हावी होने लगे थे। हालांकि रेडियो और सिनेमा प्रभावशाली थे, फिर भी उनकी अपनी सीमाएं थीं। रेडियो का तत्काल प्रभाव पड़ा,
जबकि सिनेमा में प्रभावशाली दृश्यों, भावनात्मक संगीत और जीवन शैली की छवियों का उपयोग किया गया, जिन तक कई लोग पहुंच नहीं सके। सबसे बड़े जन माध्यम टेलीविज़न ने दोनों किया। टेलीविज़न की शुरुआत 1936 में छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन 1960 के दशक के अंत तक यह संचार का सबसे शक्तिशाली तरीका बन गया। यह हर जगह था, तुरंत दुनिया भर के घरों तक पहुंच गया। रेडियो और फिल्मों की तरह टीवी को भी बहुत सारी तकनीक की आवश्यकता थी, लेकिन 1980 के दशक में नए, छोटे, डिजिटल गैजेट के साथ लागत में गिरावट आई। चूंकि टीवी इतनी तेजी से फैला, यह लोगों को समाचार प्राप्त करने का मुख्य माध्यम बन गया। आज के तकनीकी परिवर्तन पुराने मीडिया के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं लेकर आए हैं। हमें इतनी जानकारी इतनी आसानी से कभी नहीं मिली, लेकिन समाचार पत्र अभी भी खबरों के लिए लोकप्रिय हैं। कुल मिलाकर 20वीं सदी के मीडिया ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया, भले ही कुछ लोग नैतिकता और सरकारों के बारे में चिंतित थे। रेडियो, फिल्में और विशेष रूप से टीवी जैसे मीडिया ने पहले से कहीं अधिक लोगों को अधिक जानकारी दी। 1970 के दशक में वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा, जिसका प्रभाव मीडिया पर भी पड़ा। इंटरनेट और नई तकनीक ने मीडिया के काम करने के तरीके को बदल दिया है। आइए देखें कि वैश्वीकरण मीडिया को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन और कार्रवाई 26.1। क्या आपको लगता है कि तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में प्रिंट और रेडियो जैसे संचार के पारंपरिक जन माध्यम कम महत्वपूर्ण हो गए हैं? आपने जवाब का औचित्य साबित करें। शीर्षक: डिजिटल युग में पारंपरिक जनसंचार माध्यमों का विकास, एक व्यापक विश्लेषण। तेजी से तकनीकी प्रगति और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रसार के युग में प्रिंट और रेडियो सहित पारंपरिक जन मीडिया की भूमिका और महत्व गहन जांच का विषय रहा है। यह प्रतिबिंब इस प्रश्न पर प्रकाश डालता है कि क्या तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में पारंपरिक जनसंचार माध्यम कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। तकनीकी प्रगति, बदलते उपभोक्ता व्यवहार और उभरते मीडिया परिदृश्य सहित विभिन्न कारकों की सूक्ष्म जांच के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि पारंपरिक जन मीडिया में परिवर्तन आया है, फिर भी वे समकालीन समाज में प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति। डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन ने निस्संदेह मीडिया परिदृश्य को नया आकार दिया है, जिससे सूचना प्रसार और उपभोग के लिए नए रास्ते उपलब्ध हुए हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों के उदय के साथ व्यक्तियों के पास अब डिजिटल सामग्री की एक विशाल श्रृंखला तक अभूतपूर्व पहुंच है। इस बदलाव के कारण पारंपरिक जनसंचार माध्यमों, विशेषकर प्रिंट और रेडियो के पतन की अटकलें लगने लगी हैं। प्रिंट मीडिया, जो कभी समाचार और सूचना का प्राथमिक स्रोत था, ने हाल के वर्षों में पाठक संख्या और प्रसार में गिरावट देखी है। ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्मों की सुविधा और तात्कालिकता ने पारंपरिक प्रिंट प्रकाशनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं ने डिजिटल विकल्पों की ओर बदलाव को और बढ़ावा दिया है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद प्रिंट मीडिया समाज के कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिंट प्रकाशन अक्सर गहन विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग पेश करते हैं, जिनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रिंट मीडिया विश्वसनीयता और अधिकार की भावना बनाए रखता है, खासकर पुराने जनसांख्यिकीय लोगों के बीच जो पत्रकारिता के पारंपरिक रूपों के आदी हैं। इसी तरह रेडियो, स्ट्रीमिंग सेवाओं और पॉडकास्ट से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए एक वफादार दर्शक आधार के साथ एक लचीला माध्यम बना हुआ है। रेडियो की पहुंच और सुवाह्यता इसे चलते फिरते मनोरंजन और जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनाती है। इसके अलावा रेडियो विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों के लिए एक मंच प्रदान करते हुए विशिष्ट समुदायों और स्थानीय दर्शकों की सेवा करना जारी रखता है।
जबकि डिजिटल विकल्प वैयक्तिकृत प्लेलिस्ट और ऑन डिमांड सामग्री प्रदान करते हैं। रेडियो की क्यूरेटेड प्रोग्रामिंग और मानव कनेक्शन इसे तेजी से डिजिटलीकृत दुनिया में अलग करता है। उपभोक्ता व्यवहार बदलना। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उदय के साथ उपभोक्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। मिलेनियल्स और जनरेशन जेड विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑन डिमांड सामग्री के लिए अपनी प्राथमिकता के लिए जाने जाते हैं। किसी भी समय और कहीं से भी समाचार, मनोरंजन और सूचना तक पहुंचने की सुविधा ने डिजिटल मीडिया की लोकप्रियता को बढ़ाया है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि उपभोक्ता प्राथमिकताएं जनसांख्यिकी और संदर्भों के अनुसार भिन्न होती हैं। जबकि युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो सकती है, पुरानी जनसांख्यिकी अक्सर पारंपरिक मीडिया प्रारूपों को प्राथमिकता देती है। उदाहरण के लिए, प्रिंट समाचार पत्र वृद्ध वयस्कों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं, जो भौतिक समाचार पत्रों के स्पर्श अनुभव और विश्वसनीयता को महत्व देते हैं। इसी तरह रेडियो ने यात्रियों, ग्रामीण समुदायों और सीमित इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्तियों सहित विविध जनसांख्यिकीय समूहों के बीच अपनी अपील बरकरार रखी है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार से पत्रकारिता के मानकों और अखंडता को बनाए रखने में पारंपरिक मीडिया की भूमिका की नए सिरे से सराहना हुई है। प्रिंट अखबारों और स्थापित रेडियो स्टेशनों को अक्सर जानकारी के अधिक भरोसेमंद स्रोतों के रूप में माना जाता है, जो बड़े पैमाने पर गलत सूचना के युग में तथ्य जांच और सत्यापित सामग्री प्रदान करते हैं। विकसित होता मीडिया परिदृश्य। मीडिया परिदृश्य की विशेषता निरंतर विकास है, जिसमें पारंपरिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ मौजूद हैं और विभिन्न तरीकों से एक दूसरे के पूरक हैं। जबकि डिजिटल मीडिया अद्वितीय सुविधा और अंतरक्रियाशीलता प्रदान करता है, पारंपरिक जन मीडिया संपादकीय निरीक्षण, पेशेवर पत्रकारिता और सामुदायिक जुड़ाव जैसे अद्वितीय लाभ प्रदान करना जारी रखता है। इसके अतिरिक्त अभिसरण और संकरण ने पारंपरिक और डिजिटल मीडिया प्रारूपों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। कई प्रिंट प्रकाशनों ने उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल सब्सक्रिप्शन और मल्टीमीडिया सामग्री की पेशकश करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इसी तरह रेडियो स्टेशनों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और पॉडकास्टिंग के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार किया है, अपने दर्शकों को पारंपरिक प्रसारण सीमाओं से परे बढ़ाया है। इसके अलावा पारंपरिक मास मीडिया आउटलेट अक्सर डिजिटल सामग्री निर्माण और वितरण की नींव के रूप में काम करते हैं। स्थापित समाचार पत्र और रेडियो स्टेशन डिजिटल डोमेन में विस्तार करने के लिए अपनी ब्रांड प्रतिष्ठा और दर्शकों के विश्वास का लाभ उठाते हैं, जिससे तेजी से बढ़ते डिजिटल केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। निष्कर्षता। जबकि डिजिटल युग में मास मीडिया के परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, प्रिंट और रेडियो जैसे पारंपरिक प्रारूप अप्रचलित नहीं हुए हैं। इसके बजाय उन्होंने तकनीकी विकास, बदलते उपभोक्ता व्यवहार और उभरते मीडिया रुझानों को अपना लिया है। प्रिंट समाचार पत्र और रेडियो स्टेशन समकालीन समाज में महत्व रखते हैं। विश्वसनीयता, सामुदायिक जुड़ाव और संपादकीय निरीक्षण के मामले में अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, पारंपरिक जन मीडिया को डिजिटल केंद्रित दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए और अधिक अनुकूलन से गुजरना होगा। हालांकि उनकी स्थायी अपील विभिन्न जनसांख्यिकी और संदर्भों में दर्शकों को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता, विश्वसनीय जानकारी और सार्थक कनेक्शन प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है। मास मीडिया और वैश्वीकरण। 1980 के दशक में नई तकनीकों ने मीडिया के काम करने के तरीके को बदल दिया। समाचार पत्र अब दूर से लिखे, संपादित और मुद्रित किए जा सकते थे, इसलिए एक ही समाचार पत्र को एक ही समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रकाशित किया जा सकता था। विशिष्ट विषयों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेडियो स्टेशन अधिक विशिष्ट हो गए।
आधिकारिक टीवी प्रसारण के विकल्प के रूप में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वीसीआर दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए, खासकर विकासशील देशों में। उन्होंने दृश्य मीडिया का उपयोग करना भी आसान बना दिया। टेलीविजन चैनलों के उदय ने जनसंचार माध्यमों को बहुत बदल दिया। इस बदलाव को कम सरकारी नियंत्रण और मीडिया पर अधिक निजी स्वामित्व की वैश्विक प्रवृत्ति से मदद मिली। 1990 के दशक में बेहतर केबल और डिजिटल तकनीक के साथ केबल टीवी तकनीक में सुधार हुआ। सैटेलाइट टीवी का भी विस्तार हुआ, जिससे सरकारों पर सामान्य तौर पर टीवी और संचार के नियमों में ढील देने का दबाव पड़ा। कैस्टेल्स 1998। वैश्वीकरण के कारण 1980 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय टीवी स्टेशनों की वृद्धि में तेजी आई। अधिक उपग्रह लॉन्च किए गए और अधिक लोगों के पास सैटेलाइट डिश थे, जिससे सीमाओं के पार टीवी सिग्नल प्रसारित करना आसान हो गया। प्रौद्योगिकी में भी सुधार हुआ, जिससे टीवी स्टेशनों को जल्दी और आसानी से स्थापित करना और अधिक लोगों तक तेजी से पहुंचना संभव हो गया। सीमा पार टीवी नेटवर्क अब केबल नेटवर्क या व्यक्तिगत सैटेलाइट डिश के माध्यम से दुनिया भर के लाखों घरों तक पहुंचते हैं। CNN वैश्विक टीवी का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह उपग्रहों के माध्यम से दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे मीडिया कंपनियां अधिक वैश्विक होती गईं, कई देशों ने अपने मीडिया उद्योगों को विनियमन और निजीकरण करना शुरू कर दिया। यह प्रसारण के लिए विशेष रूप से सच था, जो कई स्थानों पर सरकार द्वारा चलाया जाता था। पूंजीवाद के मुख्य आर्थिक मॉडल बनने के साथ सरकारें बाजारों को विनियमित करने से पीछे हट गईं। इससे बड़ी वैश्विक मीडिया कंपनियों को समाचार और मनोरंजन के उत्पादन और वितरण के लिए स्थानीय मीडिया कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति मिली। सैटेलाइट प्रसारण ने यह सुनिश्चित किया कि ये बड़ी कंपनियां अपने सांस्कृतिक और सूचना उत्पादों के साथ दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सकें। पिछले 20 वर्षों में विश्व स्तर पर समाचार कैसे फैलाए जाते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव अधिकांश मीडिया के स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियों का उदय है। इस परिवर्तन के दो मुख्य प्रभाव हैं। पहला, कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा मीडिया के स्वामित्व ने समाचार और अन्य सांस्कृतिक सामग्री को पैसा बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिससे दुनिया भर में समान दिखने वाली और समान लगने वाली खबरें आने लगी हैं। दूसरा, रूपर्ट मर्डोक जैसे मीडिया में शक्तिशाली लोगों ने रूढ़िवादी राजनेताओं के साथ मिलकर मीडिया सामग्री को मनोरंजन के बारे में अधिक और गंभीर समाचारों के बारे में कम बना दिया है। ये परिवर्तन वैश्वीकरण का हिस्सा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर 5 बड़ी कंपनियों का दबदबा है। ये है न्यूज कॉर्प, डिज्नी कैप सिटीज, टाइम वार्नर, वायाकॉम और TCI। इसके अलावा 2 अन्य बड़ी कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस वैश्विक खिलाड़ी बनना चाहती हैं। इन 7 में से वायाकॉम और TCI को छोड़कर सभी में बड़ी खबरें हैं। न्यूज कॉर्पोरेशन दुनिया भर के समाचार पत्रों, टीवी स्टेशनों और सैटेलाइट टीवी का मालिक है या उनमें बड़ी हिस्सेदारी रखता है। डिज्नी कैप सिटीज ABC का मालिक है। टाइम वार्नर ने हाल ही में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग को खरीदा है, जो CNN का मालिक है, जिससे यह वैश्विक समाचारों में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। जनरल इलेक्ट्रिक NBC का मालिक है और वेस्टिंगहाउस CBS का मालिक है। न्यूज कॉर्प को छोड़कर, जो ऑस्ट्रेलियाई है, लगभग ये सभी बड़ी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। मास मीडिया और वैश्वीकरण। 1980 के दशक में नई तकनीकों ने मीडिया के काम करने के तरीके को बदल दिया। समाचार पत्र अब दूर से लिखे, संपादित और मुद्रित किए जा सकते थे, इसलिए एक ही समाचार पत्र को एक ही समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रकाशित किया जा सकता था। विशिष्ट विषयों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेडियो स्टेशन अधिक विशिष्ट हो गए। आधिकारिक टीवी प्रसारण के विकल्प के रूप में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर VCR
दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए, खासकर विकासशील देशों में। उन्होंने दृश्य मीडिया का उपयोग करना भी आसान बना दिया। टेलीविजन चैनलों के उदय ने जनसंचार माध्यमों को बहुत बदल दिया। इस बदलाव को कम सरकारी नियंत्रण और मीडिया पर अधिक निजी स्वामित्व की वैश्विक प्रवृत्ति से मदद मिली। 1990 के दशक में बेहतर केबल और डिजिटल तकनीक के साथ केबल टीवी तकनीक में सुधार हुआ। सैटेलाइट टीवी का भी विस्तार हुआ, जिससे सरकारों पर सामान्य तौर पर टीवी और संचार के नियमों में ढील देने का दबाव पड़ा। कैस्टेल्स 1998। वैश्वीकरण के कारण 1980 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय टीवी स्टेशनों की वृद्धि में तेजी आई। अधिक उपग्रह लॉन्च किए गए और अधिक लोगों के पास सैटेलाइट डिश थे, जिससे सीमाओं के पार टीवी सिग्नल प्रसारित करना आसान हो गया। प्रौद्योगिकी में भी सुधार हुआ, जिससे टीवी स्टेशनों को जल्दी और आसानी से स्थापित करना और अधिक लोगों तक तेजी से पहुंचना संभव हो गया। सीमा पार टीवी नेटवर्क अब केबल नेटवर्क या व्यक्तिगत सैटेलाइट डिश के माध्यम से दुनिया भर के लाखों घरों तक पहुंचते हैं। CNN वैश्विक टीवी का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह उपग्रहों के माध्यम से दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे मीडिया कंपनियां अधिक वैश्विक होती गईं, कई देशों ने अपने मीडिया उद्योगों को विनियमन और निजीकरण करना शुरू कर दिया। यह प्रसारण के लिए विशेष रूप से सच था, जो कई स्थानों पर सरकार द्वारा चलाया जाता था। पूंजीवाद के मुख्य आर्थिक मॉडल बनने के साथ सरकारें बाजारों को विनियमित करने से पीछे हट गईं। इससे बड़ी वैश्विक मीडिया कंपनियों को समाचार और मनोरंजन के उत्पादन और वितरण के लिए स्थानीय मीडिया कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति मिली। सैटेलाइट प्रसारण ने यह सुनिश्चित किया कि ये बड़ी कंपनियां अपने सांस्कृतिक और सूचना उत्पादों के साथ दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सकें। पिछले 20 वर्षों में विश्व स्तर पर समाचार कैसे फैलाए जाते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव अधिकांश मीडिया के स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियों का उदय है। इस परिवर्तन के दो मुख्य प्रभाव हैं। पहला, कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा मीडिया के स्वामित्व ने समाचार और अन्य सांस्कृतिक सामग्री को पैसा बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिससे दुनिया भर में समान दिखने वाली और समान लगने वाली खबरें आने लगी हैं। दूसरा, रूपर्ट मर्डोक जैसे मीडिया में शक्तिशाली लोगों ने रूढ़िवादी राजनेताओं के साथ मिलकर मीडिया सामग्री को मनोरंजन के बारे में अधिक और गंभीर समाचारों के बारे में कम बना दिया है। ये परिवर्तन वैश्वीकरण का हिस्सा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर 5 बड़ी कंपनियों का दबदबा है। ये है न्यूज़ कॉर्प, डिज्नी कैपेसिटीज, टाइम वार्नर, वायाकॉम और TCI। इसके अलावा 2 अन्य बड़ी कंपनियां, जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस, वैश्विक खिलाड़ी बनना चाहती हैं। इन 7 में से वायाकॉम और TCI को छोड़कर सभी में बड़ी खबरें हैं। न्यूज़ कॉर्पोरेशन दुनिया भर के समाचार पत्रों, टीवी स्टेशनों और सैटेलाइट टीवी का मालिक है या उनमें बड़ी हिस्सेदारी रखता है। डिज्नी कैपेसिटीज ABC का मालिक है। टाइम वार्नर ने हाल ही में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग को खरीदा है, जो CNN का मालिक है, जिससे यह वैश्विक समाचारों में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। जनरल इलेक्ट्रिक NBC का मालिक है और वेस्टिंगहाउस CBS का मालिक है। न्यूज़ कॉर्प को छोड़कर, जो ऑस्ट्रेलियाई है, लगभग ये सभी बड़ी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टीवी चैनलों और कार्यक्रमों में वृद्धि समाज को साझा हितों वाले समाज से विविध समूहों वाले समाज में बदल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई तकनीक विशेष जानकारी प्रदान करती है, जिससे लोग अपनी मान्यताओं, प्राथमिकताओं और जीवन शैली के आधार पर विभाजित हो जाते हैं। टेलीविज़न और अन्य जनसंचार माध्यम प्रौद्योगिकी, संस्कृति, व्यवसाय और राजनीति का मिश्रण है। वे अपने रचनाकारों और जिस समाज से वे आते हैं, उसके मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। टीवी देखना सिर्फ निष्क्रिय नहीं है,
इसमें सांस्कृतिक संदेशों की व्याख्या शामिल है। वैश्विक मीडिया ने काल्पनिक समुदायों का निर्माण करते हुए अर्थशास्त्र, संस्कृति और राजनीति को प्रभावित किया है। 1990 के दशक में विद्वानों ने अध्ययन करना शुरू किया कि मीडिया अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता समूहों को कैसे आकार देता है। 1990 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय टीवी, जिसे सैटेलाइट या वैश्विक टीवी भी कहा जाता है, लोकप्रिय हो गया, जिसने राष्ट्रीय सीमाओं से परे दर्शकों का निर्माण किया। दुनिया भर में पश्चिमी टीवी कार्यक्रमों के प्रभुत्व का वर्णन करने के लिए सांस्कृतिक निर्भरता और मीडिया साम्राज्यवाद जैसे शब्द उभरे। मैक्लुहान 1964 ने मास मीडिया वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी संस्कृतियों के प्रसार से प्रभावित एक वैश्विक गांव की कल्पना की। उन्होंने पता लगाया कि समान संदेशों के संपर्क में आने वाले विविध समाजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उनके विचार ने संस्कृतियों को समानता के एक नए वैश्विक गांव में मिश्रित होने का पूर्वाभास दिया। तब से तकनीकी प्रगति ने वैश्वीकरण को न केवल संस्कृति में बल्कि राजनीतिक संचार में भी अधिक जटिल और विविध बना दिया है। वैश्विक सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा ने 11 सितंबर 2002 वोल्कमर 2003 के बाद ध्यान आकर्षित किया। सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी और व्यक्तिगत क्षेत्र भी उभरे। मैनुअल कास्टेल्स 1996 के अनुसार इंटरनेट ने राजनीतिक वैश्वीकरण को तेज कर दिया, जिससे एक नेटवर्क समाज या नेटवर्क युक्त व्यक्तिवाद कास्टेल्स 2001 का निर्माण हुआ। कैस्टेल्स ने तर्क दिया कि वैश्विक मीडिया कनेक्शन के बावजूद हम एक वैश्विक गांव में नहीं रहते हैं, बल्कि विश्व स्तर पर उत्पादित और स्थानीय रूप से वितरित अनुकूलित कॉटेज में रहते हैं। अप्पादुरई ने वैश्वीकरण के केंद्रीय मुद्दे के रूप में सांस्कृतिक समानता और विविधता के बीच तनाव पर भी प्रकाश डाला, जो मुख्य रूप से मीडिया द्वारा कायम है। यह तनाव आज जीवन जगत को प्रभावित करता है। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से जनसंचार माध्यमों के माध्यम से संस्कृति फैलती है वह अनुचित है, जिसके कारण सांस्कृतिक साम्राज्यवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी मूल संस्कृति पर अपनी संस्कृति के मूल्यों और रीति रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का उपयोग करता है। यह सिद्धांत बताता है कि विकसित देश देशी संस्कृति को विदेशी विचारों से बदलने के लिए अपने सांस्कृतिक उत्पाद जैसे टीवी शो और फिल्में विकासशील देशों को निर्यात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से मूल संस्कृति अपनी स्वतंत्रता खो देगी और वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगी। यह विचार हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे विचारकों द्वारा मीडिया और विचारधारा की आलोचना में निहित है। उनका तर्क है कि मीडिया शासक वर्गों के हितों की सेवा करता है और जनता को उनकी वास्तविक स्थिति से अनजान रखता है। उन्हें यह भी चिंता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पारंपरिक रीतिरिवाजों को नष्ट कर सकता है और स्वदेशी समाजों की मजबूत मौखिक परंपराओं को कमजोर कर सकता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म स्वदेशी लोगों को वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज साझा करने का मौका देते हैं। चिंतन और कार्रवाई 26.2 वैश्वीकरण प्रक्रिया की गति को तेज करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर चर्चा करें। शीर्षक: डिजिटल युग में मास मीडिया का विकास, एक प्रतिबिंब। समकालीन युग में संचार के परिदृश्य में गहरा परिवर्तन आया है, मुख्यतः डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 26.1 का काम सौंपा गया है, मुझे इस तकनीकी क्रांति के बीच पारंपरिक जन मीडिया अर्थात प्रिंट और रेडियो के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से इस प्रतिबिंब का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में प्रिंट और रेडियो कम महत्वपूर्ण हो गए हैं।
पारंपरिक दिग्गज, प्रिंट और रेडियो, अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों द्वारा प्रचारित प्रिंट मीडिया सदियों से जनसंचार की आधारशिला रहा है। एक ठोस, आसानी से सुलभ प्रारूप में व्यापक दर्शकों तक जानकारी प्रसारित करने की इसकी क्षमता ने समाजों को आकार दिया है, विचारों को प्रभावित किया है और विचारों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया है। इसी तरह रेडियो अपनी ऑडियो केंद्रित प्रकृति के साथ लंबे समय से एक सर्वव्यापी माध्यम रहा है, जो दुनिया भर के श्रोताओं को समाचार, मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग प्रदान करता है। डिजिटल प्रभुत्व का उदय। हालांकि इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन ने सूचना के निर्माण, उपभोग और साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी है। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के प्रसार ने डिजिटल सामग्री की एक विशाल श्रृंखला तक त्वरित पहुंच को सक्षम कर दिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया फॉर्म तुलनात्मक रूप से पुरातन प्रतीत होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समाचार वेबसाइट, स्ट्रीमिंग सेवाएं और पॉडकास्ट प्रिंट और रेडियो के लिए दुर्जेय प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सुविधा, अंतरक्रियाशीलता और व्यक्तिकरण प्रदान करते हैं। बदलते प्रतिमान, प्रिंट का पतन। डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की गिरावट स्पष्ट है, जो घटती प्रसार संख्या, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बंद होने और ऑनलाइन प्रकाशनों की ओर बदलाव से प्रमाणित है। डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों की तात्कालिकता और पहुंच ने प्रिंट अखबारों को सुस्त और पुराना बना दिया है। इसके अतिरिक्त कागज उत्पादन और वितरण से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं ने समाज को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर प्रेरित किया है, जिससे प्रिंट मीडिया की गिरावट में और तेजी आई है। डिजिटल युग में रेडियो अनुकूलन या अप्रचलन। रेडियो ने अपने ऑडियो केंद्रित प्रारूप के साथ डिजिटल व्यवधान के सामने कुछ हद तक लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। जबकि पारंपरिक स्थलीय रेडियो स्टेशनों को स्ट्रीमिंग सेवाओं और पॉडकास्ट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग को अपनाकर खुद को अनुकूलित कर लिया है। इसके अलावा रेडियो की अनूठी अपील, इसकी स्थानीयता, व्यक्तित्व संचालित प्रोग्रामिंग और सामुदायिक सुनने के अनुभव की विशेषता कुछ जनसांख्यिकी के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। पारंपरिक जनसंचार माध्यमों का महत्व, एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य। पारंपरिक जनसंचार माध्यमों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के निर्विवाद प्रभाव के बावजूद प्रिंट और रेडियो को अतीत के अप्रचलित अवशेष के रूप में खारिज करना जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ पहलुओं में उनका महत्व कम हो गया है, फिर भी वे आज के मीडिया परिदृश्य में प्रभाव बनाए रखते हैं और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। प्रिंट के सार को संरक्षित करना, मूर्तता और विश्वसनीयता। प्रिंट मीडिया अपने मूर्त प्रारूप के साथ अभी भी कुछ जनसांख्यिकी के लिए अपील रखता है, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ियों के लिए जो एक भौतिक समाचार पत्र या पत्रिका को पढ़ने के स्पर्श अनुभव को महत्व देते हैं। इसके अलावा प्रिंट प्रकाशनों से जुड़ी कथित विश्वसनीयता और अधिकार बरकरार है, क्योंकि पाठक अक्सर गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों से भरे ऑनलाइन स्रोतों के बजाय स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर भरोसा करते हैं। रेडियो का स्थायी आकर्षण, स्थानीयता और अंतरंगता। इसी तरह रेडियो की स्थायी प्रासंगिकता स्थानीय प्रोग्रामिंग और व्यक्तिगत सामग्री के माध्यम से समुदाय और अंतरंगता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के विपरीत, जो अवैयक्तिक और एल्गोरिदम संचालित महसूस कर सकता है, रेडियो स्टेशन अक्सर आकर्षक होस्ट, लाइव कॉल इन और समुदाय केंद्रित पहल के माध्यम से वफादार दर्शकों को विकसित करते हैं। डिजिटल विभाजन को नेविगेट करना, पहुंच और समावेशिता। हालांकि मौजूद डिजिटल विभाजन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित है। इस संदर्भ में पारंपरिक जनसंचार माध्यम प्रवेश में कम बाधा और व्यापक उपलब्धता के साथ
हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचने और डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष, विकास को अपनाना। निष्कर्ष में, जबकि प्रिंट और रेडियो के पारंपरिक जन माध्यम निस्संदेह डिजिटल प्रौद्योगिकी के उदय से प्रभावित हुए हैं, तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में उनका महत्व सूक्ष्म बना हुआ है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस प्रतिबिंब ने संचार के स्थापित रूपों के स्थायी मूल्य को पहचानते हुए मीडिया के विकास को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस गतिशील परिदृश्य को नेविगेट करने में नवाचार और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल युग में कोई भी आवाज अनसुनी न रह जाए। मास मीडिया के रूप में इंटरनेट। पिछले 150 वर्षों में संचार प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हुई है, जिससे जानकारी पहले से कहीं अधिक तेजी से अधिक लोगों तक पहुंच सकी है। इस त्वरित संचार ने दुनिया को छोटा कर दिया है, जिससे समय और स्थान के पार संबंध मजबूत हो गए हैं। सभी रूपों में मीडिया ने आधुनिक समाज में व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इंटरनेट के उदय ने आभासी समुदायों और विभिन्न वास्तविकताओं का निर्माण करके इसे आगे बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी और विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए एक मंच के रूप में छोटी शुरुआत से इंटरनेट मीडिया परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह दूरसंचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है और उम्मीद है कि यह कंप्यूटिंग, दूरसंचार और प्रसारण को एक नेटवर्क में एक साथ लाएगा। इंटरनेट अपनी समावेशिता और अंतरक्रियाशीलता के लिए जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से निष्क्रिय उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और इस पर प्रमुख सामग्री प्रदाताओं का प्रभुत्व रहेगा। हालांकि अन्य लोग यह कहते हुए असहमत हैं कि इंटरनेट एक जन माध्यम नहीं है। वे इसे एक विशाल नेटवर्क के रूप में देखते हैं, जो जुड़े हुए कंप्यूटरों के छोटे समूहों को जोड़ता है, जो ईमेल, बुलेटिन बोर्ड और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे कार्यों की पेशकश करता है। चूंकि यह केवल कनेक्टेड कंप्यूटर वाले लोगों के लिए ही सुलभ है, उनका तर्क है कि इसे जनसंचार माध्यम नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पारंपरिक जनसंचार माध्यमों की तरह आम जनता के लिए संदेश प्रसारित नहीं करता है। बारान और डेविस जनसंचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं जहां एक प्रेषक होता है जो संगठित होता है और बड़े दर्शकों को संदेश भेजता है। वे कहते हैं कि प्रसारण इस मॉडल में फिट बैठता है। हालांकि इंटरनेट को अलग तरह से देखा जाता है क्योंकि यह इंटरैक्टिव है और पारंपरिक प्रसारण विचार में फिट नहीं बैठता है। एक बड़े दर्शक वर्ग के बजाय इसमें छोटे इंटरैक्टिव समूह और समुदाय हैं। मॉरिस और ओगन का कहना है कि इंटरनेट एक जन माध्यम है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत से लोगों तक पहुंचता है। उन्होंने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को 4 समूहों में विभाजित किया। ईमेल की तरह एक से एक संचार, यूजनेट और समाचार समूहों जैसे अनेक से अनेक संचार, विभिन्न प्रकार के समकालिक संचार जैसे चैट रूम, अतुल्यकालिक संचार के विभिन्न रूप जैसे एक या कई लोगों के बीच खोज और बातचीत। उनका मानना है कि कुछ इंटरनेट संचार को जनसंचार के रूप में गिना जाता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है कि दर्शक कौन है। जैसे जैसे इंटरनेट पूर्वनिर्मित सामग्री वाले टीवी की तरह होता जा रहा है, टिमोथी रोस्को का कहना है कि यह वास्तव में नई चीजें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे देखने के बारे में है। उनका मानना है कि अगर हम सिर्फ सामान देखने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो इंटरनेट बिल्कुल टेलीविजन की तरह हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञ जब हमारे संचार के नए तरीकों के बारे में बात करते हैं, तो वे दर्शकों के बजाय उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मीडिया उद्योग विज्ञापनों से कम और केबल, ऑनलाइन सेवाओं और पेपर व्यू जैसी चीजों से अधिक पैसा कमा रहे हैं। इंटरनेट पर जो लोग इसका उपयोग करते हैं, वे ग्राहक और जानकारी के स्रोत दोनों हैं। तो
एक तरह से इंटरनेट टीवी या अन्य जनसंचार माध्यमों की तरह है। इंटरनेट विशेष है क्योंकि यह आपको समय या स्थान की सीमा के बिना जानकारी देखने की सुविधा देता है। यह इसे टीवी या अखबारों से अलग बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह इंटरनेट लोगों को उम्मीदवारों और मुद्दों के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर लोकतंत्र में भाग लेने का स्थान बनाता है। आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का मिश्रण। जब हम संचार प्रौद्योगिकियों में अभिसरण के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि विभिन्न प्रकार की संचार तकनीकें करीब आ रही हैं। पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ी है, दूरसंचार, इंटरनेट और जनसंचार माध्यमों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। इस अभिसरण का मतलब है कि एक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन या डिजिटल टीवी, कई अलग-अलग काम कर सकता है। डिजिटल युग में बने रहने के लिए अधिकांश मीडिया आउटलेट इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। चूंकि लोग वास्तव में इंटरनेट सामग्री चाहते हैं, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने वेबसाइटें बनाना शुरू कर दिया है। इंटरनेट विशेष है क्योंकि यह सभी प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे डिजिटल रिकॉर्डिंग, ध्वनि, चित्र और प्रसारण, सभी एक ही स्थान पर प्रदान करता है। आधुनिक सूचना समाज के बारे में दिलचस्प बात यह है कि फोन और कंप्यूटर से लेकर केबल टीवी तक सब कुछ एक प्रणाली में विलीन हो रहा है। इस प्रणाली का लक्ष्य समय और स्थान की बाधाओं को तोड़ते हुए सूचना को शीघ्रता से संप्रेषित करना है। डिजिटलीकरण और नेटवर्किंग जैसी चीजों की बदौलत मीडिया बहुत बदल रहा है। यह इसे और अधिक इंटरैक्टिव बनाता है। उदाहरण के लिए, आजकल लोग समाचार पत्रों और टीवी शो जैसी चीजों के लिए एसएमएस के माध्यम से वोट कर सकते हैं, जिससे दर्शक अधिक जुड़ते हैं। मीडिया प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डिलीवरी का विलय लोगों को मीडिया के साथ बातचीत करने के और भी अधिक तरीके प्रदान करता है। वायरलेस संचार भी अधिक अंतरक्रियाशीलता ला रहा है। उदाहरण के लिए, इग्नू का एक छात्र अपने अध्ययन केंद्र से किसी विषय विशेषज्ञ को टीवी पर देख सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। कुछ वेबसाइटें दर्शकों को वोट देने की सुविधा भी देती हैं कि वे क्या देखना चाहते हैं, या दर्शक टीवी या रेडियो प्रसारण के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं। विभिन्न मीडिया और प्रौद्योगिकियों का मिश्रण, जिसे अभिसरण के रूप में जाना जाता है, आज के मीडिया परिदृश्य में एक प्रचलित प्रवृत्ति है। यह अभिसरण विभिन्न प्रकार के मीडिया और प्रौद्योगिकियों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, क्योंकि प्रगति जारी रहती है। उदाहरण के लिए, नई प्रौद्योगिकियां टेलीविजन और कंप्यूटर को विलय करने की अनुमति देती हैं। विशेषज्ञ ऐसे समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं जब इंटरनेट टीवी के माध्यम से पहुंच योग्य होगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों के अभिसरण से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस तकनीकी क्रांति ने इन प्रौद्योगिकियों को विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हुए देखा है, जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। दावा किए गए लाभों में दोहराए जाने वाले और खतरनाक कार्यों को प्रतिस्थापित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही बेहतर निर्णय लेने और लागत प्रभावी प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षता और उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। हाल के दशकों में कृषि और उद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए सेवा अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का श्रेय नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा लाई गई सामर्थ्य और सुविधा को दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं अधिक सुलभ हो जाती हैं। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों का प्रभाव विभिन्न देशों और उद्योगों में भिन्न-भिन्न होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के लिए कार्य की प्रकृति में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। जिन कार्यों के लिए पहले संवेदी धारणा और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के संयोजन की आवश्यकता होती थी, वे अब स्वचालन पर अधिक निर्भर करते हैं,
संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जा रही है। आइए जानें कि आईसीटी के उदय ने सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ने में क्यों मदद की। पिछले अनुभाग में हमने सेवा अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखा। यहाँ हम संक्षेप में इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भारत में सेवा क्षेत्र में थोक और खुदरा सेवाओं जैसे होटल, रेस्तरां, रियल एस्टेट, मशीनरी किराए पर लेना, डेटा प्रोसेसिंग, विज्ञापन, फिल्में, प्रसारण, फोटोग्राफी, मरम्मत और व्यक्तिगत सेवाओं सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, रियल एस्टेट, बैंकिंग, सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक सेवाएं और अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। व्यावसायिक सेवाओं में लेखांकन, सॉफ्टवेयर विकास, परामर्श और विज्ञापन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अन्य सेवाओं में शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता, धार्मिक, सामुदायिक, मनोरंजन, घरेलू काम जैसी व्यक्तिगत सेवाएं, कपड़े धोने और सौंदर्य सेवाएं शामिल हैं। सेवा अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखते हुए पिछले दशक में कई ओईसीडी देशों में तेजी से रोजगार वृद्धि मुख्य रूप से कुछ बाजार सेवाओं, विशेष रूप से दूरसंचार, परिवहन, थोक और खुदरा व्यापार, वित्त, बीमा और व्यावसायिक सेवाओं में मजबूत प्रदर्शन के कारण है। आईसीटी जैसी उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के साथ इन सेवाओं ने ओईसीडी क्षेत्र में सभी नई नौकरियों में लगभग 60% का योगदान दिया। इन सेवाओं में दूरसंचार और व्यावसायिक सेवाएं 60% हैं, जबकि शेष 40% स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं से हैं। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के डेटा से पता चलता है कि 2005 से 2006 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सेवाओं में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में सबसे अधिक 12% की वृद्धि देखी गई, जबकि वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 9.9% की वृद्धि हुई। विशेष रूप से आईसीटी में तकनीकी प्रगति के कारण सूचना समाज का उदय ओईसीडी देशों में शुरू हुआ। इन देशों में आर्थिक विकास की जांच से पता चलता है कि आईसीटी सेवा क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सेवा फर्मों को नए व्यवसाय मॉडल अपनाने, नए एप्लीकेशन बनाने, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और मूल्य श्रृंखला में दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। आईसीटी का अधिकांश उपयोग सेवा क्षेत्र में केंद्रित है। आईसीटी क्रांति के लिए धन्यवाद। लोग पाठ के माध्यम से अपने बैंक शेष पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, पेंशन और लाभ सीधे अपने खातों में जमा कर सकते हैं और करों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इन नवाचारों को सभी सेवा क्षेत्रों के संगठनों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसका लक्ष्य उनके संचालन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ऐसे संगठनों के लिए आईसीटी फायदेमंद होने के 4 मुख्य कारण हैं। क, वे लेनदेन बदलते हैं। बी, वे बातचीत बदलते हैं। ग, वे सीमाओं के पार जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं। घ, वे स्थानिक बाधाओं पर काबू पाते हैं। जब इन कारकों को लागू किया जाता है तो उनके परिणामस्वरूप सभी आर्थिक क्षेत्रों, विशेषकर सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। लेनदेन सेवाओं, बैकऑफिस संचालन और स्टाफ उत्पादकता की दक्षता बढ़ाने के लिए भी आईसीटी महत्वपूर्ण है। वे डिलीवरी चैनलों के लिए विकल्प प्रदान करते हैं, आमने सामने, फोन या ऑनलाइन, और पारंपरिक कामकाजी प्रथाओं के परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक सेवा कार्यकर्ता दूर से इलेक्ट्रॉनिक जानकारी तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे मोबाइल बने रह सकते हैं और लंबे समय तक अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। आईसीटी उपयोगकर्ताओं को तेज, बड़े और अधिक इंटरैक्टिव नेटवर्क के भीतर काम करने में
सक्षम बनाकर मूल्य बनाता है। यह लेनदेन की लागत को कम करता है और ज्ञान साझा करने और व्यापार के लिए लोगों और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़कर नवाचार को गति देता है। कंपनियां दक्षता बढ़ाने और लागत में कटौती के लिए आईसीटी का लाभ उठाती हैं। चिंतन और क्रिया 26.3 उन कारणों की जांच करें कि आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि क्यों हुई है। शीर्षक: आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र के विकास में वृद्धि की जांच। समकालीन युग में सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी युग में। इस उछाल को तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और आर्थिक पुनर्गठन में निहित बहुआयामी कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रतिबिंब में हम आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालते हैं, इसके महत्व, चुनौतियों और निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति। आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि के पीछे प्राथमिक चालकों में से एक तकनीकी प्रगति है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास और प्रसार ने सेवाओं को वितरित करने, उपभोग करने और समझने के तरीके में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसे आईसीटी टूल ने दक्षता, स्केलेबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए विभिन्न सेवा उद्योगों को मौलिक रूप से बदल दिया है। इंटरनेट विशेष रूप से एक सर्वव्यापी मंच के रूप में उभरा है जो ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा से लेकर टेलीमेडिसिन और डिजिटल मनोरंजन तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने व्यवसायों को कंप्यूटिंग संसाधनों तक ऑन डिमांड पहुंच प्रदान करके संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और सहयोग बढ़ाने में सक्षम बनाया है। एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स ने सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, पेशकशों को निजीकृत करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक के आगमन ने लेनदेन की पारदर्शिता, सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करके वित्त, स्वास्थ्य सेवा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इन तकनीकी नवाचारों ने न केवल सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा किए हैं। वैश्वीकरण और बाजार उदारीकरण। वैश्वीकरण और बाजार उदारीकरण की घटना ने आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार और निवेश की बाधाओं को दूर करने के साथ सेवाओं का आदान प्रदान अब पहले से कहीं अधिक निर्बाध रूप से सीमाओं के पार किया जा सकता है। इसने सेवा उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाया है, जिससे वैश्विक सेवा नेटवर्क और मूल्य श्रृंखलाओं का उदय हुआ है। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लागत लाभ का लाभ उठाने और विशेष कौशल तक पहुंचने के लिए व्यवसायों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचलित रणनीतियां बन गई हैं। भारत, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश आईटी आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ जैसी आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरे हैं। कुशल कार्यबल की उपलब्धता, अनुकूल नियामक वातावरण और उन्नत आईसीटी बुनियादी ढांचे ने इन आउटसोर्सिंग स्थलों के आकर्षण में योगदान दिया है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के प्रसार ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमई को वैश्विक व्यापार में भाग लेने और सापेक्ष आसानी से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इसने वैश्विक बाजारों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है और सभी आकार के व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान किए हैं, प्रतिस्पर्धा, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। उपभोक्ता प्राथमिकताएं बदलना।
आईसीटी युग में उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं और व्यवहार ने भी सेवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया है। डिजिटलीकरण ने उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाओं पर अधिक विकल्प, सुविधा और नियंत्रण प्रदान किया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑन डिमांड सेवा प्लेटफॉर्मों के प्रसार ने डिजिटल फर्स्ट जीवन शैली की ओर बदलाव ला दिया है, जहां उपभोक्ता कभी भी कहीं भी सेवाओं तक त्वरित पहुंच की उम्मीद करते हैं। सुविधा, वैयक्तिकरण और निर्बाध अनुभव प्रदान करने वाली सेवाओं ने आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। उदाहरण के लिए, उबर जैसी राइड हेलिंग सेवाओं और डोरडैश जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों ने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप ऑन डिमांड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शहरी गतिशीलता और भोजन अनुभवों में क्रांति ला दी है। इसी तरह नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफ जैसी मनोरंजन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए सदस्यता आधारित मॉडल ने पारंपरिक मीडिया उपभोग पैटर्न को बाधित कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को सामग्री उपभोग में अधिक लचीलापन और विविधता प्रदान की गई है। इसके अलावा साझाकरण अर्थव्यवस्था के उदय ने परिसंपत्तियों और सेवाओं के उपयोग और उन तक पहुंच के तरीके को बदल दिया है। एयरबीएनबी और एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को अस्थायी आवास या परिवहन सेवाओं के रूप में पेश करके अपनी संपत्ति, जैसे कि अतिरिक्त कमरे और वाहन, का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाया है। इस सहयोगी उपभोग मॉडल ने न केवल व्यक्तियों के लिए नए राजस्व स्रोत खोले हैं, बल्कि सामुदायिक जुड़ाव और संसाधनों के स्थायी उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। आर्थिक पुनर्गठन और जनसांख्यिकीय बदलाव। आर्थिक पुनर्गठन और जनसांख्यिकीय बदलाव की चल रही प्रक्रिया ने भी आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विनिर्माणाधारित से सेवा आधारित मॉडल में परिवर्तित हो रही हैं, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यह बदलाव शहरीकरण, बढ़ती आय और डिजिटल अर्थव्यवस्था में ज्ञानगहन गतिविधियों के बढ़ते महत्व जैसे कारकों से प्रेरित है। वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पेशेवर सेवाएं जैसे सेवा उद्योग कई देशों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख चालक बन गए हैं। इन क्षेत्रों के विस्तार को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग, बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कौशल विकास और आजीवन सीखने पर बढ़ते जोर जैसे कारकों से बढ़ावा मिला है। इसके अलावा रोजगार के नए रूपों, जैसे कि गिग वर्क और फ्रीलांस सेवाओं के उद्भव ने श्रम बाजार परिदृश्य को फिर से आकार दिया है, जिससे व्यक्तियों को अपनी कार्य व्यवस्था चुनने में अधिक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की गई है। अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने परियोजना आधारित अवसरों के साथ फ्रीलांस प्रतिभा के मिलान की सुविधा प्रदान की है, जिससे व्यवसायों को मांग पर विशेष कौशल तक पहुंचने और व्यक्तियों को पारंपरिक रोजगार संरचनाओं के बाहर वैकल्पिक कैरियर पथ अपनाने में सक्षम बनाया गया है। चुनौतियां और निहितार्थ। जबकि आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र का विकास कई अवसर प्रस्तुत करता है, यह कुछ चुनौतियां और निहितार्थ भी प्रस्तुत करता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमुख चुनौतियों में से एक डिजिटल विभाजन है, जो उन लोगों और जिनके पास डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है के बीच अंतर को संदर्भित करता है। यह विभाजन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर धकेल दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएं तेजी से प्रमुख हो गई हैं, क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियां दैनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो गई हैं। तकनीकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, साइबर खतरों का प्रसार और एल्गोरिथम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भेदभावपूर्ण परिणामों की संभावना महत्वपूर्ण नैतिक,
कानूनी और नियामक विचारों को जन्म देती है जिन्हें प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सेवाओं का वस्तुकरण और प्लेटफॉर्म एकाधिकार का उदय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकारों और श्रम मानकों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। डिजिटल बाजारों में तकनीकी दिग्गजों का प्रभुत्व और उपयोगकर्ता डेटा और एल्गोरिदम पर उनका नियंत्रण बाजार की एकाग्रता, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं और गोपनीयता अधिकारों और उपभोक्ता संप्रभुता के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। निष्कर्ष में आईसीटी युग में सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि को तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और आर्थिक पुनर्गठन के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जबकि यह वृद्धि नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, यह डिजिटल समावेशन, डेटा प्रशासन और प्लेटफॉर्म विनियमन से संबंधित चुनौतियां भी पेश करती है जिन्हें एक स्थायी और समावेशी डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से गैर लाभकारी समूहों और समुदायों को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद मिलती है। ऐसे कार्य को बेहतर बनाना, तकनीक का उपयोग प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को तेज और सस्ता बनाता है। यह जानकारी को प्रबंधित करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और निर्णयों को स्मार्ट बनाने में भी मदद करता है। हमारे काम करने के तरीके में बदलाव, जब संगठन तकनीक का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो इससे उनके काम करने के तरीके में बदलाव आता है। लोग अधिक रचनात्मक हो जाते हैं और बेहतर ढंग से मिलकर काम करते हैं। स्मार्ट योजना, तकनीक का उपयोग कैसे करें, जैसे संचालन को केंद्रीकृत करना या खुली प्रणालियों का उपयोग करना। इसके लिए एक योजना होने से सब कुछ एक साथ बेहतर ढंग से काम करता है। यह लक्ष्यों को पूरा करने और अन्य समूहों के साथ काम करने में मदद करता है। साझा करना ही देखभाल है। एक साथ काम करने और संसाधनों और ज्ञान को साझा करने से पैसे की बचत होती है और सभी को और अधिक सीखने में मदद मिलती है। लोगों की मदद करना, तकनीक का उपयोग करने से दूसरों से जुड़ना और सेवाएं प्रदान करना आसान हो जाता है। इससे अधिक लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिलती है, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जो दूर हैं। समुदायों का निर्माण, तकनीक लोगों को एक साथ ला सकती है, भले ही वे बहुत दूर हों। यह समुदायों को मजबूत बनाने में मदद करता है और लोगों को यह महसूस करने में मदद करता है कि वे उनके हैं। लेकिन तकनीक का उपयोग करना हमेशा आसान नहीं होता है। यहाँ कुछ समस्याएं हैं जिनका लोगों को अक्सर सामना करना पड़ता है। पैसा मायने रखता है। तकनीक महंगी हो सकती है और हर किसी के पास पर्याप्त पैसा या संसाधन नहीं है। जानें कैसे? हर कोई तकनीक का अच्छी तरह से उपयोग करना नहीं जानता, जो चीजों को धीमा कर सकता है। इसे जारी रखना, यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि तकनीक काम करती रहे और उपयोगी बनी रहे। सीखने की अवस्था, कुछ समूहों और छोटे संगठनों के पास तकनीक का अधिक अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करने में कठिनाई होती है। कौशल की कमी, कुछ कार्यों जैसे अनुबंधों पर बातचीत करना या परिवर्तनों का प्रबंधन करना के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। भले ही ये निष्कर्ष सामाजिक सेवाओं के बारे में हैं, ये अन्य प्रकार की सेवाओं पर भी लागू होते हैं। आईसीटी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नौकरियां पैदा करने, आय उत्पन्न करने और गरीबी को कम करने में मदद कर सकती हैं। वे प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाकर अधिक लोगों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके और नौकरी के अवसर खोलकर ऐसा करते हैं। ये प्रौद्योगिकियां विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, वे स्थानीय लोगों को समाधान साझा करने और छोटे व्यवसायों के प्रबंधन,
मौसम की जांच करने और अच्छी तरह से काम करने वाली खेती के तरीकों का उपयोग करने जैसी चीजों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। किसान बाजार की स्थितियों पर समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या बोना है और कहां अपनी फसल बेचनी है। चिली में किसानों ने इंटरनेट नेटवर्क की बदौलत अपनी आय में बड़ा सुधार देखा है, जो उन्हें फसलों, मौसम, बाजार की कीमतों और प्रशिक्षण के बारे में अपडेट देता है। आईसीटी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, प्राइड अफ्रीका स्थानीय लोगों और छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म वित्त के अवसर प्रदान करता है, जिन्हें सख्त बैंकिंग नियमों और बड़ी सरकार और व्यवसायों के प्रभुत्व के कारण पहले लचीला वित्तपोषण नहीं मिल सका था। व्यवसायों में आईसीटी संचालन को सुचारू और अधिक उत्पादक बनाने में मदद करते हैं। वे सामग्री खरीदने और लेनदेन को सस्ता बनाकर लागत में कटौती कर सकते हैं। इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम कीमतें। साथ ही व्यवसाय अपने द्वारा एकत्रित की गई सभी जानकारी का उपयोग वे जो पेशकश करते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूटिलिटीज कंपनियां खरीदारी और बिक्री को आसान बनाने के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं, जिससे उनका पैसा बचता है। इसके अलावा विकासशील देशों में कुछ कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को खोजने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा प्रदान किए गए ग्लोबल टेक्नोलॉजी नेटवर्क जैसे नेटवर्क का उपयोग करती हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी समाधानों में उनकी मदद कर सकती हैं। आईसीटी दुनिया भर के लोगों को आसानी से जुड़ने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर चीजें बनाने और वितरित करने के नए तरीके सामने आते हैं। इस वजह से आईसीटी की बदौलत व्यवसायों के लिए काम करने के नए तरीके और नए बाजार तलाशने के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, पीओपी लिंक के वैश्विक कारीगर व्यापार एक्सचेंज के साथ विकासशील देशों के कारीगर अपने शिल्प सीधे दुनिया भर के ग्राहकों को बेचकर अधिक पैसा कमा सकते हैं। पहले उन्हें बिचौलियों के माध्यम से जाना पड़ता था, जो पैसे का बड़ा हिस्सा लेते थे। अब कारीगरों को बिक्री मूल्य का 95% तक मिल सकता है, जबकि पहले केवल 10% मिलता था। आईसीटी ने कुछ ओईसीडी देशों में बहुत सारी नौकरियां पैदा की हैं। उदाहरण के लिए, जापान में 1990 और 1999 के बीच आईटी में 2 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। आईसीटी विकासशील देशों में बेहतर नौकरी के अवसर पैदा करने में भी मदद कर सकता है। ऐसा काम ढूंढना आसान बनाने और सीधे नौकरियां पैदा करने से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जॉब प्लेटफॉर्म के साथ नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे को अधिक आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसका एक उदाहरण ताराहाट है, जो भारत के ग्रामीण गांवों के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है, जहां लोग स्थानीय भाषाओं में नौकरी की जानकारी पा सकते हैं। साथ ही बांग्लादेश, भारत और सेनेगल जैसे देशों में स्थानीय टेलीसेंटर स्थापित करने से महिलाओं सहित हजारों स्थानीय लोगों को नौकरियां मिली है। चिंतन और कार्रवाई 26.4 आईसीटी के प्रसार से रोजगार के कौन से नए अवसर पैदा हुए हैं? शीर्षक: आईसीटी प्रसार के युग में रोजगार के नए अवसरों की खोज। परिचय: सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों आईसीटी ने हमारे रहने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। समकालीन डिजिटल युग में आईसीटी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे आईसीटी के प्रसार से उत्पन्न होने वाले नए रोजगार के अवसरों की खोज करने का काम सौंपा गया है, नौकरी बाजार पर इन प्रौद्योगिकियों के बहुमुखी प्रभाव की गहराई से जांच करना जरूरी है। यह प्रतिबिंब सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स,
दूरसंचार और दूरस्थ कार्य जैसे क्षेत्रों की जांच करते हुए आईसीटी द्वारा सुगम रोजगार के अवसरों के उभरते परिदृश्य का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त यह इन उभरती नौकरी भूमिकाओं से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं को संबोधित करेगा। आईसीटी संचालित रोजगार की पूरी क्षमता का उपयोग करने में कौशल विकास और अनुकूलनशीलता के महत्व पर प्रकाश डालेगा। आईसीटी आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक। आईसीटी की तीव्र प्रगति और व्यापक रूप से अपनाने ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है, जिससे एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है, जो परस्पर जुड़ाव, नवाचार और दक्षता की विशेषता है। आईसीटी ने जिन प्राथमिक तरीकों से आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है, उनमें से एक नए रोजगार के अवसरों का सृजन है। उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ी है। चूंकि व्यवसाय परिचालन को सुव्यवस्थित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं, इसलिए विभिन्न उद्योगों में आईटी पेशेवरों की उच्च मांग है। इसके अलावा आईसीटी के प्रसार ने डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे खोज इंजन अनुकूलन, एसईओ, सोशल मीडिया प्रबंधन, सामग्री निर्माण और ऑनलाइन बिक्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार के रास्ते खुल गए हैं। जैसे जैसे अधिक उपभोक्ता अपनी खरीदारी आवश्यकताओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर रुख करते हैं, कंपनियां अपने लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और संलग्न करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों में भारी निवेश कर रही हैं। नतीजतन, डिजिटल क्षेत्र में ब्रांड जागरूकता, ग्राहक अधिग्रहण और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों और प्लेटफॉर्मों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की तलाश की जाती है। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में आईसीटी द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विस्तार और नवाचार देखा गया है। 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और उपग्रह संचार जैसी उन्नत नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों की तैनाती ने दुनिया भर में कनेक्टिविटी और संचार बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है। इससे नेटवर्क इंजीनियरिंग, दूरसंचार प्रबंधन और आईओटी परिनियोजन सहित अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार स्टार्टअप और सेवा प्रदाताओं के उद्भव ने नेटवर्क अनुकूलन, ग्राहक सहायता और दूरसंचार बिक्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। दूरस्थ कार्य, रोजगार गतिशीलता को पुनर्परिभाषित करना। आईसीटी के प्रसार ने एक व्यवहार्य रोजगार मॉडल के रूप में दूरस्थ कार्य या दूरसंचार के उदय में भी मदद की है। डिजिटल संचार उपकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी द्वारा सक्षम दूरस्थ कार्य कर्मचारियों के लिए अभूतपूर्व लचीलापन और कार्यजीवन संतुलन प्रदान करता है, जबकि व्यवसायों को वैश्विक प्रतिभा पूल में शामिल होने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे संगठन दूरस्थ कार्य व्यवस्था को अपनाते हैं, ऐसे पेशेवरों की मांग बढ़ रही है जो आभासी कार्य वातावरण में पनप सकते हैं, जिनमें दूरस्थ परियोजना प्रबंधक, आभासी सहायक, ऑनलाइन ट्यूटर और विभिन्न डोमेन में फ्रीलांस पेशेवर शामिल हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने दूरस्थ कार्य प्रथाओं को अपनाने में तेजी ला दी है, जिससे व्यवसायों को अपने पारंपरिक कार्यालय केंद्रित मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करने और दूरस्थ प्रथम या हाइब्रिड कार्य संस्कृतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस प्रतिमान बदलाव ने लचीली कार्य व्यवस्था चाहने वाले व्यक्तियों के लिए नए अवसर खोले हैं और डिजिटल खानाबदोशवाद को जन्म दिया है, जहां व्यक्ति दुनिया भर में यात्रा करते समय दूर से काम करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाते हैं। हालांकि दूरस्थ कार्य डिजिटल थकान, सामाजिक अलगाव और साइबर सुरक्षा जोखिम जैसी चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, जो प्रभावी दूरस्थ कार्य नीतियों और समर्थन तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। कौशल विकास और अनुकूलनशीलता, आईसीटी युग में सफलता की कुंजी। आईसीटी द्वारा आकार दिए गए गतिशील परिदृश्य में
उभरते रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और अनुकूलनशीलता सर्वोपरि है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है, प्रासंगिक डिजिटल कौशल और दक्षता वाले श्रमिकों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निरंतर सीखने और कौशल बढ़ाने में निवेश करना आवश्यक है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे प्लेटफॉर्म MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नए कौशल और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सुलभ रास्ते प्रदान करते हैं। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था में निहित अनिश्चितताओं और व्यवधानों से निपटने के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। ICT युग में किसी के करियर को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन को स्वीकार करने, नई प्रौद्योगिकियों को शीघ्रता से सीखने और उभरती नौकरी भूमिकाओं की ओर ध्यान देने की क्षमता आवश्यक है। व्यक्तियों को विकास की मानसिकता विकसित करनी चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाने और लगातार विकसित हो रहे नौकरी बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्षतः ICT के प्रसार ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों की लहर पैदा की है, वैश्विक नौकरी बाजार को नया आकार दिया है और आर्थिक विकास को गति दी है। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मार्केटिंग से लेकर दूरसंचार और दूरस्थ कार्य तक ICT ने हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला दी है, जो पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर लचीलापन, दक्षता और कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हालांकि ICT संचालित रोजगार की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कौशल विकास, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। IGNOU के एक छात्र के रूप में मुझे ICT द्वारा सृजित रोजगार के नए अवसरों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। मैं प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी की अनिवार्यता से परिचित हूँ। परिवर्तन को अपनाकर, नए कौशल प्राप्त करके और दूरस्थ कार्य को अपनाकर व्यक्ति गतिशील डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सकते हैं और अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य में योगदान कर सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT में नौकरी के अवसर महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे काम की पेशकश करते हैं जो घर से किया जा सकता है और पारिवारिक कार्यक्रम को अच्छी तरह से समायोजित कर सकते हैं। ICT नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल की वैश्विक कमी के कारण महिलाएं ICT द्वारा सक्षम सेवाओं में महत्वपूर्ण संख्या में स्थान सुरक्षित करने में सक्षम रही हैं। 2001 में स्वस्ति मित्तर के अनुसार महिलाओं के लिए एक आशाजनक क्षेत्र कॉल सेंटर और डेटा प्रोसेसिंग में नौकरियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कहना है कि टेलीसेंटर और फैक्स बूथ ने पिछले 4 वर्षों में भारत में लगभग 250,000 नौकरियां पैदा की हैं। बड़ा हिस्सा महिलाओं को जा रहा है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसी आउटसोर्स नौकरियां विकासशील देशों में महिलाओं के जीवन और करियर पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। इंजीनियरिंग और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सॉफ्टवेयर में महिलाओं के पास अधिक अवसर हैं। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग में 27% पेशेवर नौकरियां महिलाओं के पास हैं, जिसका मूल्य सालाना $4 बिलियन है। 2001 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 30% होने की उम्मीद है। जबकि सॉफ्टवेयर सेवाएं आशाजनक दिखती हैं, हाल के शोध से पता चलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं ITS महिलाओं के लिए और भी अधिक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ITS की वैश्विक मांग 2005 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है, जो $671 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत 2000 से 2001 में ITS से $870 मिलियन के राजस्व और 66% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ इस बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
नास्कॉम ने 1999 में अनुमान लगाया था कि 2005 तक भारत में आईटीईएस में रोजगार 1.1 मिलियन तक पहुंच सकता है। हालांकि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की ओर से कोई लिंग विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि इनमें से कम 40% नई नौकरियां महिलाओं द्वारा भरी जाती है। ILO रिपोर्ट इस बारे में बात करती है कि कैसे प्रौद्योगिकी महिलाओं को वैश्विक बाजारों से जुड़ने और अधिक पैसा कमाने में मदद करती है। इसमें बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ग्राम फोन परियोजना जैसे उदाहरणों का उल्लेख है। यह परियोजना ज्यादातर महिलाओं को मोबाइल फोन देती है, जो फिर दूसरों को अपना फोन इस्तेमाल करने देकर पैसा कमाती है। यह इस बारे में भी बात करता है कि कैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट ग्रामीण बांग्लादेशी महिलाओं को नई चीजें सीखने, अधिक स्वतंत्र बनने और समाज में बेहतर स्थान पाने में मदद करते हैं। दूसरा उदाहरण सेवा है, जो भारत में एक संगठन है जो स्वरोजगार महिलाओं की मदद करता है। 1972 से सेवा अनौपचारिक नौकरी क्षेत्र में महिलाओं को कंप्यूटर के बारे में सिखा रहा है। ऐसा करके कई महिलाएं अपनी खुद की वेबसाइट बनाने और चीजों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम हो गई हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे तकनीक गरीब महिलाओं को ऐसे अवसर देकर उनके जीवन को बेहतर बना सकती है जो उन्हें पहले नहीं मिले थे। महिलाओं के ऑनलाइन जुड़ने से ई-कॉमर्स और ई-परामर्श जैसी नई सामाजिक और आर्थिक चीजों को बढ़ावा मिला है। इस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से महिलाओं को भेदभाव के खिलाफ लड़ने और लिंग संबंधी बाधाओं को तोड़ने में मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में महिलाओं के लिए नौकरी के अधिक अवसर हैं। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि नौकरी की स्थिति और वेतन के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शोध से पता चलता है कि महिलाएं अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं। नौकरी के कई नए अवसर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा बहुत कम है और अनिश्चितता बहुत अधिक है। सेवा अर्थव्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के सामने आने वाली चुनौतियों पर आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट है कि ICT तेजी से हमारे जीवन को बदल रही है। वे नए उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं, व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल रहे हैं, नए बाजार और निवेश की संभावनाएं खोल रहे हैं और यहाँ तक कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक विकास, विशेषकर सेवा क्षेत्र में ICT का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें कुछ प्रमुख कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मामले के अध्ययन के अनुसार सफल उद्यम कुछ सामान्य कारकों को साझा करते हैं। इनमें खुले बाजार, ICT के माध्यम से नवाचार, चाहे प्रक्रियाओं या उत्पादों में, और प्रभावी कार्य संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। ICT सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं में नवाचार करने, नए एप्लीकेशन विकसित करने और उत्पादकता में सुधार करने की अनुमति मिलती है। हालांकि ICT ने सेवा क्षेत्र को काफी हद तक बदल दिया है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें सफल कार्यान्वयन के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। विभिन्न सेवाओं में ICT का उपयोग करने के लिए कुशल, किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध नेटवर्क विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें दूरसंचार सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करते रहना होगा। ब्रॉडबैंड नेटवर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं ICT के उपयोग में बड़ी बाधाएं हैं, इसलिए हमें स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय और सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए नियमों और प्रौद्योगिकी समाधानों की आवश्यकता है।
आईसीटी विकास के लिए उपकरण हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी होने के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर विकास जैसे कौशल के बिना हम स्थानीय जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी को बनाए नहीं रख सकते हैं या अनुकूलित नहीं कर सकते हैं, जो आर्थिक लाभ को सीमित करता है। डिजिटल युग का अधिकतम लाभ उठाने के लिए साक्षरता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता सहित शिक्षा को बढ़ावा देना सभी देशों के लिए एक चुनौती है, और शिक्षा के स्तर में अंतर इस बात को प्रभावित करता है कि विभिन्न समाजों में आईसीटी का कितना उपयोग किया जाता है। व्यवसायों में आईसीटी का उपयोग करने से दो प्रकार की कौशल आवश्यकताएं पैदा होती हैं। बुनियादी कौशल जैसे सीखना, संचार, समस्या समाधान और आईसीटी से संबंधित तकनीकी कौशल। ये कौशल न केवल आईसीटी क्षेत्र के लिए बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं, जहां नवाचार और ज्ञान सृजन महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष: यह खंड इस बात से शुरू होता है कि समय के साथ मास मीडिया कैसे बदल गया है। अतीत में 20वीं सदी के मध्य तक लोगों के बड़े समूहों के साथ संवाद करने का मुख्य माध्यम मुद्रण था। फिर प्रसारण और वायरलेस तकनीक आई, जिसने प्रिंट को चुनौती दी। बाद में टेलीविजन एक बड़ा खिलाड़ी बन गया, जिसने जनसंचार में भारी बदलाव किया। जैसे जैसे वैश्वीकरण तेज हुआ और मीडिया अधिक निजीकरण और उदारीकृत होता गया, परिवर्तन बहुत बड़े थे। इंटरनेट के साथ साथ सूचना और जनसंचार माध्यम प्रौद्योगिकी के संयोजन ने समाजों में संचार को बहुत तेज और आसान बना दिया, जिससे समय और स्थान के मामले में दुनिया सिकुड़ गई। इस बदलाव ने अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे मानव जीवन के कई हिस्सों को प्रभावित किया। यह अनुभाग इस बारे में भी बात करता है कि कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां आईसीटी सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन इसमें सेवा अर्थव्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है।